हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? और रिसेंटली आप लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पे वॉर हो रही है। यूएस भी इस वॉर में जा चुका है। यूएस ने ईरान के इनडायरेक्टली यूएस वॉर में जा चुका है कि यूएस ने ईरान के सीरिया पे जहाँ पे जो कुछ फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे बम्बार्डमेंट करी थी। अब क्या हुआ है कि यूएस भी इनडायरेक्टली इस वॉर के अंदर धीरे-धीरे आ रहा है। और अब ये इधर यहाँ पे इज़राइल और हमास का यूज़ लाइक वॉर तो ऑलरेडी इंटेंसिफ़ाई हो ही चुका है। मैनी इस्लामिक कंट्रीज़ आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन। और इवन जगह-जगह पे जहाँ पे भी प्रोटेस्ट है वहाँ पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट इज़राइल के अगेंस्ट भी हो रहा है। एनीवे हम लोगों को तो बात करनी है स्टॉक मार्केट की। एंड दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द क्रूड। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट जस्ट टेलिंग यू। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस वॉर के कारण यूएस इज़राइल में भी इन्वॉल्व है। यूएस को इज़राइल को भी वेपन्स देने हैं। यूएस को यूक्रेन को भी वेपन देने हैं। अब यूएस ईरान के फ्रंट में भी आ रहा है, वहाँ पे भी उसको वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। यूएस को ताइवान जहाँ पे चाइना है, वहाँ पर भी लाइक वेपन्स वहाँ पे भी लाइक यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और यूएस को खुद भी थोड़े वेपन्स रखने हैं, अपनी कंट्री के लिए, सेफ्टी के लिए भी। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस तो ये 4-5 वॉर्स के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर यूएस की जो यील्ड है वो 5% है। दो इट इज़ बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, दिस इज़ माय व्यू, कि ये यहाँ पर अपनी इस यील्ड को मेंटेन कर पाएँगे। यूएस का जीडीपी डेट भी बहुत ज़्यादा है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है गोल्ड के प्राइस ज़्यादा होंगे। यूएस डॉलर के प्राइस कम भी हो सकते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं आपको ना इसका कोरिलेशन भी बता देता हूँ यूएस और यूएस डॉलर और क्रूड ऑयल का। अब यूएस और जो गोल्ड है, ये दोनों के दोनों आपके इन्वर्सली रिलेशनशिप हैं। जैसे कि यूएस का जो अगर यूएस का जो डॉलर है वो अगर बढ़ेगा तो गोल्ड आपका कम होगा। अगर गोल्ड प्राइस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे तो यूएस डॉलर ये कम होगा। ये इसका रीज़न भी है। लाइक अगर जस्ट टेक इट फॉर एन एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट है। आई हैव इंटरेस्ट रेट अगर 3% है और अगर किसी को यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करना है तो उसको मिलेगा, सपोज ईयर 1 स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो $100 है मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट किया, तो जीरो का मेरे को 3 मिल जाएगा, मतलब $3 एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मेरा 103 हो जाएगा। यही मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया 100, लेकिन वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो भी एट द एंड ऑफ द प्राइस होगी वो मुझे मिल जाएगी। राइट? ये नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो प्ले करेगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो हमारा फेड डिसाइड करता है। सपोज कर लीजिए कि इन्फ्लेशन ही 4% है, तो जिसने यूएस डॉलर पे लगाया होगा, अब वो सोचेगा उसे 103 मिल रहा है, नहीं, उसे 103 नहीं मिल रहा, 103 माइनस 4, क्योंकि उस इंटरेस्ट रेट में हमें जो इन्फ्लेशन है वो हटाना पड़ेगा और रियल रिटर्न अगर हम देखेंगे वो 100 से भी कम हो रहा है। तो दैट कुड बी द सिनेरियो कि ये हो भी सकता है। लेकिन अगर गोल्ड के केस में देखेंगे तो वो 100 का आपका थोड़ा-सा आगे पीछे जो भी होता है, सपोज़ कर लीजिए 101 है तो वी विल बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देयर। सो ये दोनों इन्वर्सली रिलेशनशिप हैं। हालाँकि गोल्ड और क्रूड दोनों के दोनों पॉजिटिवली रिलेशनशिप है कि गोल्ड और क्रूड अगर दोनों ऊपर जाएँगे, तो ये नॉर्मली दोनों ऊपर जाते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग, कि अगर जैसे कि अब कोई अगर क्रूड की प्रोडक्शन कट ही अगर सारी कंट्रीज़ कर लेंगी, तो ऑफ कोर्स उस समय क्रूड के प्राइसेज़ भी ज़्यादा जाएँगे। दैट इज़ देयर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे 1944 पे ये एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि ब्रिटेन विंटर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 44 कंट्रीज़ आई थी और उन्होंने ये बोला था कि जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, वो हम एक जो नॉर्मल करेंसी है, यूएस करेंसी है, उसके थ्रू देंगे। और जैसे कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो तो फिर हम उसमें हम यूएस करेंसीज हम दे सकते हैं। और जो भी ईयर एंड पे हमारे पास जितनी भी करेंसीज होंगी वो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ले जाकर दे देंगे, वो हमें गोल्ड दे देगा। राइट? तो ये 1944 में एग्रीमेंट हुआ था। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो भी हमारी कमोडिटीज होती हैं,
जो भी हमारी कमोडिटीज़ होती हैं, हम उसे एक्सचेंज जब हम उसे बाय सेल कर सकते हैं, तो उससे हम गोल्ड के डिनोमिनेशन में भी बाय सेल उस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो सपोज़ कर लीजिए अगर डॉलर ज़्यादा जाता है, तो डेफ़िनेटली कमोडिटीज़ के प्राइस भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि हमें वो अगर मेरे को सपोज़ कर लीजिए कोई भी कमोडिटी मुझे लेनी है, पहले मैं यूएसडी $100 पे अगर मैं ज़्यादा ले पा रहा हूँ, अगर धीरे-धीरे ये ज़्यादा जाएगा तो धीरे-धीरे इसकी डिमांड कम होगी। तो कमोडिटीज़ और यूएस डॉलर हैं, ये इन्वर्सली कोरिलेटेड है। ये आपको और इसी तरह से एक जो क्रूड ऑयल है, इसमें भी 1945 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट करके हुआ था, जिसमें कि इसमें यूएस वालों ने ये कहा था कि आप सऊदी अरेबिया को कि आप जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल का, आप यूएसडी करेंसी लिए लीजिए और उसके बाद हम आपको यही सेम वे में कि इसको गोल्ड भी दिया करेंगे। दैट्स व्हाई लाइक ये मोर और लेस ये ट्रेडेबल कई बार हम यूएसडी में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं अभी जो हाल-फिलहाल ही में हमारे यहाँ पर फ्राइडे को ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ है। इसमें क्या है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं टेलीकम्युनिकेशंस पे और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में बताया जाता है। एवरी ईयर दिस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड। ये 6th और 7th टाइम था। तो इसमें काफ़ी कंट्रीज़ इंटरनेशनल में लाइक काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी हम लोग 26 जीबी अगर कोई मंथली डेटा कंज़्यूम कर रहा है इंटरनेट का, गोइंग फॉरवर्ड ये 62 जीबी बढ़ जाएगा, गोइंग फॉरवर्ड इन 4 और 5 इयर्स टाइम। तो एक तो ये मुझे अच्छा लगा और इसमें फिर टाटा टेक्नोलॉजीज़ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंपनी इसमें ये मोबाइल आईफ़ोन बनाएगा, आईफ़ोन 15 व्हिच विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सो दैट आल्सो इज़ अ पार्ट कि ये भी पॉज़िटिव था और इसमें एक सैटेलाइट इंटरनेट अब सैटेलाइट इंटरनेट लाइक जैसे कि ये फ़ोन के थ्रू या ब्रॉडबैंड के थ्रू दैट इंटरनेट विल नॉट हैपन लेकिन सैटेलाइट के ही थ्रू इंटरनेट आएगा। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी और वो इट इज़ देयर स्टारलिंक अगर आप देखेंगे, उसके तो ऑलरेडी काफ़ी 250 सैटेलाइट्स हैं शायद और वहाँ से दे आर यूजिंग इन यूक्रेन एंड रशिया वॉर आल्सो दिस द इंटरनेट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि वहाँ फ्लड फ्लड में या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी में या इस समय केबल्स में प्रॉब्लम होती है और इसलिए हमें इंटरनेट नहीं आता है। बट ये सारी चीज़ें ये अवॉइड कर सकता है या अगर सी में कोई है तो देन सी ओशियन में भी है तो भी इंटरनेट आ सकता है। ये अगर आप देखेंगे कोई भी ट्रांसपोर्ट का है या कोई लाइक डेंस फॉरेस्ट में है, कहीं पे माउंटेन्स में है, देन आल्सो दिस कैन कम सो ऑफ यू नो एवरी इंच ऑफ a place this this satellite internet can come that is there तो लाइक अगर आप ये पर इसमें से आप ये भी देखिए कि आपको मतलब कि हमारी इंडियन कंपनीज को कितना बेनिफिट होगा दो इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 5G लेकिन डिस्कशन 6G की भी हो रही है तो इंडिया इसमें काफी बेनिफिट कर सकता है जैसे कि तेजस कंपनी स्टरलाइट स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो कि 5G और 6G 5G का राइट नाउ लाइक 5G के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं or Tata Communications and our direct like Airtel, Jio, they all can benefit. So this is a complete ecosystem. कि अगर हम इसमें देखेंगे कि अगर 4-5 years के पर्सपेक्टिव से हम किसी इन कंपनीज को देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को एंड इनकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज को इट विल गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर ऑल्सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस ऑन द पीस ऑफ बायबैक अभी हाल ही फिलहाल ही में हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि टीसीएस का बायबैक आया है 4150 की प्राइस पे अब 4150 की प्राइस पे टीसीएस का बायबैक आया है और प्राइस अभी चल रही है 3300 टीसीएस की तो ये ना सोचिए कि आई लाइक यू विल बाय इन 3300 एंड यू नो द टीसीएस विल पे यू 4150 फॉर एवरी स्टॉक नो दिस विल नॉट हैपन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है कि हम लोग रिटेल होल्डर्स हैं जैसे कि हमारे पास अगर 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स होते हैं तो हम लोग रिटेल शेयर होल्डर माने जाएंगे इस समय जो कंपनी की परसेंटेज होती है उसमें कंपनी के परसेंटेज जो एक्सेप्टेंस रेशियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है शेयर होल्डर के लिए तो इसमें क्या होगा कि अगर सपोज करो मुझे लगेगा कि नहीं यार कंपनी तो मुझे सारे के सारे 4150 पे दे देगी मैं आज सारे के सारे ले लेता हूँ तो मेरे पास रफली ले लीजिए 60 शेयर्स में आज ले लेता हूँ और
मैं वेट करता हूँ कि बायबैक में अपने सारे शेयर टेंडर कर दूँगा। कंपनी अब मेरी तरह सोच के कि हाँ यार, ये तो 1000 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हो जाएगा 1-2 मंथ्स में, सब लोग कर देंगे। इससे क्या होगा कि डिमांड एकदम बढ़ जाएगी। कंपनी ने तो इतना ही अलॉट किया हुआ है, तो कंपनी एक और रेशियो निकालेगी जिसको वो बोलेंगे एक्सेप्टेंस रेशियो। तो उस समय क्या होगा, सपोज़ मेरे 60 शेयर्स में टेंडर करूँगा, सपोज़ कर लीजिए, जो 3300 की आज की प्राइस में, सपोज़ आज ही का दिन लास्ट डेट है, और वो क्या होगा कि मेरे 60 शेयर्स में सपोज़ कर लीजिए 10 शेयर पे कंपनी बोलती है वी कैन एक्सेप्ट योर शेयर। तो कंपनी तो सिर्फ 10 शेयर पे एक्सेप्ट करेगी, जो बाकी के 50 शेयर हैं वो मुझे रखने पड़ेंगे। और मे बी अगर प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी मार्केट से होता है बायबैक के बाद कि 3000 या 2600, वट एवर मे बी द केस, तो मतलब कि मुझे फिर होल्ड डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट? सो ऐसा मत समझिएगा कि आज ही आप ले लोगे और यू विल एबल टू द कंपनी विल एबल टू टेक इट। नो, एवरीबॉडी इज थिंकिंग इन दैट वे। सो एक्सेप्टेंस रेशियो ऑटोमेटिकली इसकी कम हो जाएगी। दूसरा, लाइक एक चीज़ बताता हूँ कि 2 बाइक के बीच में, लाइक टीसीएस का एक बायबैक हो चुका है, दूसरा बायबैक के बीच में जो डिफरेंशियल होता है दैट इज़ अ 1 ईयर पीरियड, इट हैज़ टू बी देयर। और मैंने आपसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में बात करी थी। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में, कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ के अंदर एक और सेबी की गाइडलाइन है कि अगर प्रमोटर कंपनी जो इसकी टाटा मोटर्स है, वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रही है, तो आप उसके बाद अपनी किसी भी सब्सिडियरी का आईपीओ 2 या 3 वीक्स के बाद ही ला सकते हैं। हेंस इस केस में नवंबर 2 है। तो ये जो आईपीओ है, ये अब जो आएगा, ये थर्ड म अगर अगर आता है, ये तो फिर ये डेफ़िनिटली एट द एंड ऑफ द नवंबर या उससे 1 हफ्ता पहले भी आ सकता है। दिस वाज़ जस्ट अ गाइडलाइन, सेबी गाइडलाइन, सो जस्ट आई थॉट ऑफ टेलिंग यू। एंड नाउ एक चीज़ मेरे को और मैंने देखी थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनसिक्योर्ड लोन्स आजकल, जो आरबीआई ने वार्न किया है बैंक्स को, एनबीएफसीज़ को, कि आपके अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत बढ़ रहे हैं सिस्टम में। और अगर आप देखेंगे तो भी हम लास्ट टाइम हमने जब बैंक्स के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में के बारे में डिस्कशन किया था, देन आल्सो आई जस्ट हाइलाइटेड वन पॉइंट कि इनके कारण एनपीएस भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एवरी बैंक विल गो फॉर द ग्रोथ। और वो शायद हो सकता है कि लोन्स कई बार हम उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, तो मे बी लाइक सम बैंक्स कैन गिव लोन, मे बी नॉट टू द राइट पीपल, तो उसके कारण डेलिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, ये सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो एनपीए लोन्स होते हैं, वो 5.4% ऑफ एनपीए बन जाते हैं। राइट नाउ वी हैव गॉट 90 लाख का अगर रिटेल लोन्स हैं, उसमें से 21 लाख अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स लेते हैं जिसके ऊपर कुछ भी सिक्योर सिक्योरिटी नहीं है, जैसे क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए या छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन हो गए, तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और भी नोट करी है कि जो फिगर है, ये 21 लाख करोड़ पे, इसमें 11 परसेंटेज, 11.4 टू बी प्रिसाइज परसेंटेज, ऐसे लोन है जो 50,000 से कम है। अब इनका टारगेट यही है कि जो 50,000 रुपीज़ से कम है, उसी में काफ़ी ज़्यादा एनपीएस हो सकते हैं। जो 25,000 रुपीज़ वाले बोले और भी ज़्यादा, 10,000 वाले और भी ज़्यादा। और इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें कहीं एक ही हाउसहोल्ड से कई कई बार 4-4 5-5 लोन लिए होते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली अगर एक अकाउंट भी इसमें से एनपीए बनता है, तो पूरा सिस जो अगर एक भी अकाउंट इसमें एनपीए बनेगा, तो पूरा जो हाउसहोल्ड है वो ही कंप्लीटली एनपीए बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो उसके सारे लोन ही एनपीए बन सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क है व्हिच एवरीबॉडी हैज़ टू टेक इट। इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी है आरबीआई ने, बट पर्सन नीड्स टू बी लाइक व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग वी शुड नो दैट